जय गुरुदेव। क्लास 9th। मैं अरविंद कुमार सिंह संस्कार द गुरुकुल से आज आप लोगों के बीच वीडियो के माध्यम से हिंदी की पहली कक्षा लेने जा रहा हूँ। आपके कोर्स में हिंदी की 2 पुस्तकें कृतिका क्षितिज और 4 पोर्शन व्याकरण के हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अलंकार। इस तरह पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पहला पाठ आज हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग क्षितिज का पहला पाठ खोलिए। 2 बैलों की कथा। 2 बैलों की कथा के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने बताया था मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में, इनका जन्म 1880 ईस्वी 1880 बनारस के लमही गांव में हुआ था। ये शिक्षा विभाग में और शिक्षक के रूप में कुछ दिन नौकरी किए और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जुड़ गए। इनकी मानसरोवर के रूप में 8 कहानियां हैं और सेवा सदन, प्रेमाश्रय, गमन, गोदान, कर्मभूमि, ये प्रसिद्ध उपन्यास है। हंस, जागरण, माधुरी, इन पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। और प्रस्तुत पाठ 2 बैलों की कथा में देश की आजादी में लेखनी का किस प्रकार योगदान है, साहित्य का किस प्रकार योगदान है, इस कथा के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसमें पशु और मानव के भावात्मक प्रेम का वर्णन पाठ में किया गया है और कैसे 2 बैलों की कथा एक कथा के रूप में पशु से प्रारंभ होती है और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करती है, यह इस कहानी में बताया गया है। आप लोग ध्यान से पाठ्यपुस्तक खोलते हुए जो मैं पढ़ रहा हूँ और व्याख्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं पाठ की तरफ। 2 बैलों की कथा। जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है गधा। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। बच्चों, गधा देखे हो? गधा और जानवर की तरह कभी मारता नहीं है। उसको डांट दो तो हट जाता है, जितना भी मारो वो कुछ प्रतिवाद नहीं करता है, आपका उल्टा जवाब नहीं देता है, आपको मारता नहीं है। अर्थात
सीधापन उसके अंदर कूट कूट करके भरा है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। अब यह जानवरों की तुलना करते हुए प्रेमचंद्र कह रहे हैं कि गाय को सीधी माना जाता है, लेकिन वह भी गुस्सा हो जाती है, और कहीं बच्चा दी है, उसके बच्चे के पास कोई जाता है तो वह उसको तुरंत दौड़ा करके मारती, कितनी भी सीधी गाय हो। दूसरा, कुत्ता भी आप पालते हैं, लेकिन जब उसको भी आप मारते हैं तो वह भी प्रतिवाद के रूप में आपको काटता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। बैसाख में जब एकदम तगड़ी धूप रहती है, तब जाकर के वह कहीं सुस्ता लेता होगा, चूंकि आदमी भी उस समय छाया में रहता है। बाकी कभी गधे को लेखक कह रहा है हमने सुस्ताते हुए या खुश होते हुए रूप में चेहरे पर नहीं देखा, हमेशा एक भाव ही लिए रहता है। कौन? गधा। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। हम आगे लेखक कह रहा है कि कहते हैं कि ऋषि मुनि जो हैं वो तपस्या में लीन रहते हैं, एकदम सीधे रहते हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता। तो क्या कुछ लेना देना नहीं रहता? तो अगर आप मारो किसी मुनि को, अगर पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है, तो वह अपना सरसा उठा करके तुमको मारेगा नहीं। जब उसके पास चोट लगेगी अवश्य मारेगा। वो अपना जो योग में बैठा हुआ है, अगर कुछ शरीर पर चोट लगेगी तो वह तुरंत आपको मारेगा। लेकिन कह रहा है कि जो ऋषि मुनि कहते हैं कि मैं बहुत सीधा हूँ, उनको भी पराजित कर दिया है सीधेपन के जोड़े में। अगर सीधेपन की तुलना की जाए तो उसमें भी पराजित कर दिया है। किसने? गधे ने। कि गधा जो है ऋषि मुनि से भी सीधा है। कैसे लाइन में कहा गया? सुख दुख लाभ हान किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। किसको? गधे को। ऋषियों मुनियों के जितने भी गुण हैं वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा मतलब जो ऋषि मुनि कहते हैं वह उच्चतम सीमा को गधा प्राप्त कर लिया है, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। लेकिन ऋषि मुनि अगर पा जाते हैं, वही सीधे हो जाते हैं, तो हाँ एकदम सीधा है, जैसे महात्मा ये लोग कहते हैं जो सीधापन रहता है किसी का। और उसके बाद गधा अगर उस ऋषि मुनि के चरित्र को ले लिया है, ग्रहण कर लिया है, तो लोग उसे क्या कहते हैं? बेवकूफ है। किसको? गधे को। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। अर्थात सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, यह बताया गया। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। बच्चों, जब हम पराधीन थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तो यहाँ से भारतीयों को पकड़ करके ले जाकर के दक्षिणी अफ्रीका में उनसे काम करवाया जाता था, और पेट भर खाने को भी नहीं दिया जाता था। वेतन के रूप में बहुत कम उनको धन दिया जाता था। तो जो दुर्दशा थी, उनको अमेरिका में नहीं घुसने दिया गया। अर्थात वे सीधे थे, कुछ प्रतिकार नहीं कर सकते थे, इसलिए दूसरे देश के लोग भी क्या करते थे? उन लोगों का सम्मान नहीं करते थे। अब देखो सीधापन कितना, जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय गए थे उनको था, वे न शराब पीते थे, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते थे, अर्थात सेविंग करते थे।
जी तोड़कर काम करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, चार बातें सुनकर गम खा जाते थे, फिर भी बदनाम होते थे। अर्थात सहन शक्ति की जितनी सीमा होती थी सब दक्षिणी अफ्रीका में गए हुए भारतीय वहन करते थे, और फिर भी ये कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते, वे जीवन का आदर्श जो है वे नहीं ग्रहण कर पाते। अर्थात जीवन का आदर्श क्या है? अगर हमको कोई डांट रहा है, मार रहा है, अगर हम उसको मार नहीं सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं, तो उससे दूर हट जाए, या तो फिर उसको भी डांटे मारे। अगर आप ये चीज नहीं करते हो तो आज के जमाने में आप असभ्य कहलाओगे। उस समय भी प्रेमचंद्र कह रहे हैं यही स्थिति थी, तब भी वे गधा और असभ्य कहलाते थे। इसका और एक उदाहरण कैसे दिए? अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, अर्थात दक्षिणी अफ्रीका में जो हिंदुस्तानी गए हुए थे, अगर जो उनसे काम करवा रहा है उसको मारना चालू कर देते, जैसे डांट रहा है वैसे डांटना चालू कर देते, तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जैसे पहले विश्व युद्ध में जब जापान विश्व विजयी बन गया था तो पूरे देश, पूरे विश्व में जापान की गणना सभ्य जातियों में की जाने लगी थी। अब आते हैं दूसरे उस पर, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है। अर्थात सीधेपन की चरम सीमा पर किसको पहुंचाया? दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे हैं, और जानवरों के रूप में किसको पहुंचाया? गधे को पहुंचाया। अब गधे से थोड़ा और ऊपर जाइए, वह भी सीधा है, लेकिन कभी कभी उसको गुस्सा आ जाता है। वो कौन सा जानवर है? बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया का ताऊ मतलब बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। समझ गए? अर्थात सीधेपन में सबसे टॉप पे कौन है? गधा। और उसके बाद उससे नीचे कौन है? बैल। अब आते हैं दो बैलों की कथा के ऊपर। यहां से कहानी आपकी स्टार्ट होती है तेती भूमिका पाठ की। झूरी कांची किसान था, उसके दो बैल थे जिसका नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाही जाति के थे। पछाही मतलब उनका पिछला पोर्शन शरीर का जो है वो चौड़ा था, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। डील मतलब गले के पीछे वाला पोर्शन, ऊपर वो डील हुआ। बहुत दिनों साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया था। भाईचारा मतलब एक दूसरे से जो है वह बहुत प्यार करते थे, जैसे भाई और भाई में प्यार होता है। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विनिमय का मतलब होता है चेंज करना। जैसे हम गेहूं खरीदते हैं, क्या दे करके? पैसा दे करके। तो वह गेहूं के बदले में पैसा लेना या पैसे के बदले में गेहूं देना, इसको कहते हैं हिंदी में विनिमय करना। तो वह, अब बैल तो बोलते नहीं हमारी आपकी तरह, इसलिए वह मूक भाषा में क्या कर रहे हैं? विचार विनिमय कर रहे हैं। वह एक दूसरे की भाषा समझते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति होगी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अर्थात
हम मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं यह कहा भले जाता है, लेकिन वह बोलते नहीं थे बैल, फिर भी दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। जैसे आज छोटे भाई हैं आप, तब तक तो प्रेम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, दोनों के बीच क्या होती है? दुश्मनी होती जाती है। अगर बड़ा भाई फेल हो गया 10th में, छोटा भाई 90% ले आया, तो कहेगा मम्मी पापा हमसे जलते हैं। कौन बोलेगा? जो फेल हो गया। दुश्मनी दोनों में स्टार्ट हुई कि नहीं? उसी तरह भाई भाई में आजकल दुश्मनी हो गई है। सेम स्थिति देखो, यहां भले ही आदमी बोल करके कहता हो कि हम भाई भाई से प्यार करते हैं, लेकिन इस कथन को पराजित कर दिया जो बोलते नहीं हैं, हीरा और मोती दोनों जानवर, वे एक दूसरे में पता नहीं कौन सी ऐसी गुप्त शक्ति है जो एक दूसरे की भाषा और व्यवहार को समझ लेते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, अर्थात प्रेम करने के भाव से कभी कभार ताकत आजमाने की कोशिश करते थे। अपनेपन के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। जैसे यहाँ क्लास में कभी कभार लड़ते रहते हो और टीचर पहुँचता है, क्यों फाइटिंग हो रही? नहीं सर कुछ नहीं हो रहा था, कह करके आप लोग फिर घुल मिल जाते हो और टीचर को दिखाई दे रहा है आप लोग झगड़ा कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ बैलों में ये सभी चीजें होती थी जो आदमी में होती हैं, ये लेखक बता रहा है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि कौन ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर पड़े। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। समझ रहे हो? अब यहां बैलों को देखा जा रहा है कि जैसे हम सीनियर और जूनियर होते हैं, तो सीनियर कोई काम कर रहा है तो जूनियर जो है वो कहता है कि सर रहने दो, मैं ये कर दे रहा हूं। उसी तरह जब जुए में दोनों जोतने के लिए हल में जाते थे तो एक कहते थे कि किसकी गर्दन पर ज्यादा भार आ जाए, आतुर रहते थे एक दूसरे को की हेल्प करने के लिए। ठीक है, और शाम को जब काम करके आते थे तो वह एक दूसरे को चाट चूम कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ साथ खाते थे, उठते थे और साथ साथ बैठते थे। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। इतनी दोनों में गहरी दोस्ती थी। संजोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैल को क्या मालूम वह क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यूं बेचा जाना। अब देखो, जैसे इन बैलों को भेज दे रहा है कौन? अपने ससुराल में झूरी, और झूरी से बहुत लगाव था बैलों का। अब बैल आपस में सोच रहे हैं कि क्यों हमको इस किसान ने, झूरी ने बेच दिया। हमने जितना कहा उतना कहा तो किया, फिर हमें क्यों बेच रहा है? उसी तरह यहाँ जो धनी वर्ग था भारत में, यह गरीब किसानों को पकड़ करके उनको विदेश में कमाई के लिए बेच देता था। किसके पास?
अंग्रेजों के पास वह दक्षिणी अफ्रीका में ले जा करके उनसे काम करवाते थे। तो जैसे यहाँ जोरी कांची अपने बैलों को भेज रहा है ससुराल में, तो बैल समझ रहे हैं हमको क्यों बेचा जा रहा है, उसी तरह किसान भी इनको भेजा जा रहा है कहाँ, दूसरी जगह, जबकि जाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी इनको दूसरे देश में भेज दिया जा रहा है। अब उनको भेजा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। कौन जाने पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब बड़ी मुश्किल से वह दोनों की जोड़ी जो थी वह जाने को तैयार नहीं होती, लेकिन मारते पीटते गए। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे जोर लगा जाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, मगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना को बोल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? कौन कह रहा है? ये बैल आपस में कह रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रतीक किसको बनाया जा रहा है कि जो सेठ यहाँ के, जिनके यहाँ मजदूर काम करते थे, उनको पकड़ करके जब विदेश भेजा जा रहा है तो वह मजदूर खड़ा होकर के अपनी बाणी में यह व्यक्त कर रहा है कि मालिक, मैं तो आपके ही सेवा में चाकरी करते करते मर जाना को बोल करता था, क्यों हमको आप दूसरी जगह भेज रहे हो? हमसे 10 घंटे काम करवाते थे, 2 घंटे और बढ़ा देते। आप जो भी दिए मैं खाना पीना खा लिया और जो भी पारिश्रमिक दिए वो कर लिया, लेकिन आप हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज रहे हो? कहाँ? विदेश में। वहाँ क्या सलूक करेगा? मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं तो सिर्फ आपको राजा जानता था, आपके यहाँ पला था, हमको क्यों दूसरे के यहाँ भेजा जा रहा है? ये कंस था। परतंत्रता की बात थी, जो उस समय गुलाम थे भारत के निवासी। आगे देखिए, अब हीरा और मोती को कांची का साला गया किसी तरह से पकड़ करके अपने घर ले पहुंचता है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह नहीं डाला। नाद मतलब उनकी थाली, हौदा कहते हैं उसको, उसमें जब चारा डाला गया तो दोनों थक गए थे और जरा सा भी चारा नहीं खाए। तिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, आज वह उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। ठीक है तो बैल, लेकिन कवि उनकी भावना को, लेखक उनकी भावना को कैसे बता रहा है कि जैसे एक आदमी दूसरे देश में जब जाता है तो अपने पुराने घर की याद आती है, देश की याद आती है, और नए स्थान पर उनका रहने का मन नहीं लगता है। वही स्थिति यहाँ हो रही है, इनका मन नहीं लग रहा है। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चल दिए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां
टूट गई। बेटा, जब चोरी करते हैं चोर, अगर दिन में वही उतना सामान जितना चोरी करके ले जाते हैं, उनको पैसा भी दिया जाता कि हाँ इतना सामान यहाँ से यहाँ कर दो, तो चोर पैसा देने पर भी सामान नहीं करेंगे। लेकिन रात में उनके पास इतनी ताकत हो जाती है कि वे घर का पूरा सामान उठा करके कुछ ही घंटों में लेकर के चले जाते हैं। इसी तरह आज जो बंधे हुए थे उन बैलों के अंतर्गत इतना जोश आ गया था, ताकत आ गई थी कि वह मारे मोटी सी रस्सी थी वह टूट गई और वह चल दिए कहाँ? झूरी के घर। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधी आधी गराव लटक रही थी। गरा मतलब रस्सी का छोटा पार्ट गले में लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। अर्थात अंदर से दुश्मनी भी लग रही थी किससे? झूरी से, और वह हमारा है यह प्रेम था। दोनों चीजें झलक रही, विद्रोह में स्नेह झलक रही थी। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, प्रेम से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा मनोहर ही था। अर्थात जिस तरह से कोई चला जाता है अपना और बाद में आता है तो उससे लोग रो करके गले मिलते हैं, उसी तरह से जो प्रेमालिंगन कर रहा था बैलों के साथ, वह दृश्य बहुत मनोरम था। कौन कर रहा था? झूरी, जिसके दोनों बैल थे। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। किसका? हीरा और मोती का। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। जैसे हम किसी खेल में विजयी होते हैं तो हमको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, उसी तरह से गांव के बच्चे कह रहे थे कि इन बैलों को भी प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिए। और तमाम गांव के बच्चे जो थे उनके घर में जो कुछ भी था, गुड़ रोटी ला करके उन बैलों को खिलाया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वह उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। देखो, छोटे बच्चे भी बैल का बखान करते हुए बोल रहे हैं, कितने सीधे बैल थे और रास्ता भी नहीं भूले, आदमी की तरह व्यवहार किए, और लगता है कि दूसरे जन्म में ये आदमी ही रहे होंगे। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों के को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। बैल कहाँ गए थे? झूरी के ससुराल।
झूरी की पत्नी कहाँ की थी? उसके ससुराल की। और जब उसके ससुराल में ये बैल हीरा और मोती काम नहीं किए, वापस आ गए, तो झूरी की पत्नी बैलों को क्या कह रही है? नमक हराम कह रही है। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। अब झूरी कह रहा है हमारे बैलों को नमक हराम मत कहो, उसने ठीक से खाना न दिया होगा, चोकर नहीं दिया होगा, तभी ये भाग करके चले आए। क्यों हमारे बैलों को नमक हराम कर रही हो। अब देखो पति पत्नी में कैसे झगड़ा होता है। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ भी न दूंगी, खाए चाहे मरे। देखो, अर्थात पत्नी कह रही है यहां हमारे मैके में जानवरों को जब खिलाया जाता है तो उनसे जम के काम लिया जाता है। आप लोगों की तरह बैलों से प्यार नहीं किया जाता कि उनको गुड़ खिलाया जाता हो, रोटी खिलाया जाता हो। और आज इस घर में जो खरी और चोकर अंदर है, देखता हूं कि कौन ले जाकर के इनको डालता है। सिर्फ भूसे डालेंगे, वही खाना हो तो खाएं, नहीं तो मर जाएं, इसकी परवाह नहीं। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। अब बैलों को कह दिया, मजदूर को कह दिया गया कि खली भूसी वो नहीं चलाएगा। अब सिर्फ भूसा हौदी में जब डाला गया, बैलों ने नाद में मुंह नहीं डाला, तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। बैल खड़े होकर के जहां घर में आदमी रहते हैं उसी की तरफ देखते हैं कि कोई निकलेगा और इनको कुछ खाने को देगा। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता है, मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। देखो, मजदूर से कह रहा है झूरी ले आकर के डाल दो चोकर, लेकिन अपनी पत्नी से झूरी डर रहा है, वो हमको भी डांटेगी। और मजदूर से कह रहा है कि चुरा के ले आके डाल दो। अगर मालकिन डांटेगी तो झूरी मजदूर की तरफ से नहीं बोलेगा, अपनी पत्नी की तरफ से बोलेगा, जब उसने रोका था तो क्यों डाला। देखो कैसे मजदूर फंस गया है यहां। उसे चुराने के लिए कह रहा है, तो मालिक अगर खुद देता तो वो डाल देता, लेकिन उसको चुराने के लिए कह रहा है। तब मजदूर कह रहा है कि आप भी अपनी पत्नी की तरफ से बोलोगे, अगर मैं चुरा करके डाल दूंगा वो डांटने लगेगी, तब तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। किसमें जोता? बैलगाड़ी में।
2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। देखो, आदमी का स्वभाव होता है, कोई सीधा होता है, कोई बॉयल हो जाता है जल्दी। तो यहां मोती जो है बहुत जल्दी बॉयल हो जाता था, गुस्सा हो जाता था, और हीरा स्वभाव से सीधा था। अब जब बैल चलने लगे तो मोती तड़पड़ा करके कहा, ले जाकर के बैल को सड़क के नीचे खाई में गिरा देते हैं। तो हीरा बैल को, मोती को समझाता है, क्योंकि वो सीधा रहता है कि ऐसा काम नहीं करते हैं। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की तरह, फूल की झड़ी से छाड़, झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उनकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर भी मिला सूखा भूसा। अब देखो, यहां दोबारा जब पहुंचे हैं तो मोटी रस्सी से बांध दिया गया है, इनको दिया गया क्या? सूखा भूसा। अब इस तरह अपमान, जैसे किसी के यहाँ गेस्ट बन करके जाओ और एक तरफ अपना परिवार उनका और दूसरी तरफ जो तुम अतिथि बन करके गए हो, तुमको वह लोग अपने को अच्छा खाने के लिए दें और आपको सूखा खाना दें, चावल और सब्जी दें, अपने दाल चावल रोटी सब खाएं, तो आपको कैसा लगेगा? यही इच्छा होगी कि तुरंत इस घर से उठ करके भाग जाया जाए। अपमान हुआ कि नहीं? खुद खा रहे हैं और हमको ये दे रहे हैं, वो भी कहां? आंख के सामने। वही स्थिति यहां हुई कि अपने बैलों को खली भूसा सब दे रहा है, कौन? गया। और इधर झूरी के बैलों को क्या दे रहा है? सूखा भूसा। दोनों आंखों से देख रहे हैं। अब उनको मालिक की याद आ रही है कि मालिक फूल से बने डंडे से भी कभी नहीं छूता था। किसको? हीरा और मोती को। सिर्फ एक टिटकार लगा देता था इस तरह से, और दोनों चल देते थे, कभी मारा नहीं था। नाद की तरफ आंखें न उठाई, अर्थात देखा भी नहीं कि इस नाद में क्या पड़ा है। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। जब हल में जोते गए तो चल ही नहीं रहे थे। कौन? हीरा और मोती रुक जा रहे थे। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया, हल लेकर भागा। जब नाक पर हीरा के वो मारना चाहा, कौन? गया, तो तुरंत जो जुआ जिसमें बांधा जाता था बैलों को, वो लेकर के सब भाग गया। सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। गले में मोटी रस्सी पड़ी हुई थी। अब हल और जुआ को तो तोड़ ही डाले थे,
अब अपनी भाषा में जिससे आवाज़ नहीं निकलती है, हीरा मोती को समझा रहा है कि भागना बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली होती, अब की बड़ी मार पड़ेगी, पढ़ने दो। कौन कह रहा है? हीरा। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ आज मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। अब दोनों एक दूसरे से चर्चा करते हुए किस तरह होशियार हो रहे हैं, लेकिन हीरा समझा रहा है मोती को, देखिए जब हम बैल जाति में जन्म लिए हैं हमको मार बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बच्चों, जिस समय यह कहानी लिख रहे थे कौन, मुंशी प्रेमचंद्र, उस समय हमारा देश गुलाम था और इस देश के लोगों की यह स्थिति थी कि वे अंग्रेजों द्वारा मार खाकर चुप रहना बर्दाश्त कर जाते थे, उसके प्रतिवाद में कुछ नहीं करते थे। जिसके लिए इस बैलों की कथा के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद्र ने प्रतिकार करने को कहा है। जैसे मोती गरम दल का परिचायक है, जो कहता है कि हम जो मारने आ रहे हैं उनको मारेंगे, और नरम दल जिसका परिचायक हीरा है वो कह रहा है कि नहीं भाई, जब हम गुलाम हैं तो मार हमको सहनी पड़ेगी। तो इस तरह स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कह रहा है। जैसे गांधी कहते थे, सत्य और अहिंसा का लेकर के रोड पर आमरण अनशन के लिए बैठ जाते थे, लाठियां पड़ती थी, जैसे यहाँ हीरा मोती को पड़ रही हैं। और सुभाष चंद्र बोस, तिलक, आज़ाद, ये सब क्या थे? ये मोती के स्वभाव के थे, जो क्रांति करके तोड़ फोड़ करके भग जाते थे। और जवाहर और गांधी ये सब जो थे वो मार खाने के लिए आंदोलन करते थे। तो नरम दल और गरम दल इसी बीच में क्या हो गई जोड़ी। देखो, हीरा की पार्टी क्या कहला रही है? नरम दल। और मोती की पार्टी क्या स्वभाव है? ये गरम दल। इस तरह यह कहानी स्वतंत्रता को व्यक्त कर रही है। आगे देखते हैं। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। धर्म कौन बता रहा है? हीरा। बैल में जाति में जन्म लिए हो तो हमारा धर्म नहीं करता कि हम मालिक को मारे। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। जैसे कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गांधी जी से कह रहे थे या कि हमको इस तरह मांगने से आज़ादी नहीं मिलेगी, हमको आज़ादी छीननी पड़ेगी। गांधी ने कहा कि चुप रहो, हमारे गोल से निकल जाओ। तो वे कहे कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, निकल जाएंगे, लेकिन इस तरह तुम्हारी तरह भीख नहीं मांगेंगे। अब चूंकि मोती जो है हीरा का रिस्पेक्ट करता था, जैसे पूरा देश उस समय गांधी को रिस्पेक्ट करता था, इसलिए उनके रास्ते पर चलता था। वही स्थिति यहाँ थी कि सोच तो रहा है मोती, लेकिन कर पा नहीं रहा है, बल्कि प्रतिवाद कर रहा है। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले गया। कुशल हुई उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। अर्थात
अगर हम इस वक्त इनको मारते हैं तो फिर ये कंट्रोल करने लायक नहीं रह जाते हैं। समय यह कह रहा, मसलहत मत समय यह कह रहा है कि इनको सीधे से पुचकार करके ले चल करके अभी घर पर बांधे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो शांत क्या होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे सत्ता मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। जब दोबारा पकड़ करके बैल में ले आकर के बांधा गया के घर, तो रात को जो है एक बच्ची निकली और दोनों के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा जो है डाल दी। तो लड़की को देख करके बैल महसूस किए कि यहां भी कोई आदमीयत लिए हुए सज्जन का वास है, जिसमें आदमी का पन है। बाद में पता चला कि वह भैरव की लड़की थी और उसकी मां मर चुकी थी, गया ने दूसरी शादी की थी। इसलिए उस लड़की का स्वभाव दूसरा था और वह बैलों से प्रेम कर रही थी, इसलिए उसने रोटी खिलाई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। जैसे जेल में जब क्रांतिकारी बंद थे तो वे कुछ जेल तोड़ करके भागे और जाकर के क्रांति किए, उसी तरह इनको दोनों बैलों को जब बांधा गया था और सूखा भूसा दिया जाता था तो थोड़ा बहुत खा लेते थे, लेकिन दोनों रोटियां ले आकर के बालिका दे देती थी तो उससे इनके अंदर कुछ प्रेम का आभास हो जाता था। लेकिन भूख जब बर्दाश्त नहीं हुई, मोती को गुस्सा आया तो कहा कि अब मैं इस परिवार को देखना नहीं चाहता, सोचता हूं एकाध को सींगों से उड़ा दूं। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। अब जब मोती कह रहा है कि परिवार के सदस्य को मारो, तो हीरा उसको समझा रहा है, किसको? मोती को, कि जब तुम मार दोगे तो यहां इस बच्ची का जो तुमको रोटी खिलाती है उसका सहारा कौन होगा? उसको खाना पानी कौन देगा? कहां से दाना पानी पाएगा? तो ठीक है, उसके बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी मां सौतेली जो है मालकिन, उसको मारते हैं, उसको न क्यों फेंकते?
वही तो उस लड़की को मारती है। तब यहां फिर समझा रहा है कौन? हीरा। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। देखिए, आज भी जैसे किसी महिला को बगैर महिला पुलिस के थाने में बंद करना कानून के हिसाब से जुर्म है, उसी तरह कोई सिपाही बगैर महिला सिपाही के किसी महिला पर डंडा मारता है तो यह भी कानून के खिलाफ है। उस जमाने में भी जो नियम था उसमें पुरुष का प्रतिनिधित्व करने वाला बैल अगर किसी महिला को सींग से मारता है तो उसका यह व्यवहार एकदम अनुचित है। इस सिद्धांत को कौन बता रहा है? हीरा मोती से कह रहा है कि महिला पर अपने को बलशाली पुरुष जब बनाते हो, समझते हो, तो हाथ नहीं उठाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ये नियम कहता है। तुम तो इस तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका वो उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा डालो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग मार डालेंगे। सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ लगा दी जाए। जो उनके घर में चर्चा चल रही थी, इन बैलों के नाक में रस्सी डाल दी जाए और मैं तुम लोगों को खोल दे रही हूं, तुम लोग यहां से भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओगे बहुत। उसने गराव खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। उसने गले से रस्सी काट दी और उसके बाद कहा कि अब तुम लोग भाग जाओ। मोती ने अपनी मूक भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? कौन बोल रहा है? मोती हीरा से कह रहा है कि भाग चलो जब रस्सी कट गई। हीरा फिर समझा रहा है, कहां चलें? लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर शक करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अब जान गए कि ये दोनों डर रहे हैं, नहीं जाएंगे। और बालिका को सोच रहे थे कि इसी के ऊपर इल्जाम लगेगा कि इसने बैलों को छोड़ा है। तो बालिका के दिमाग में आया, वह अभी शोर मचा देती है तो फूफा, ये जो मतलब ये क्या नाम, जग जाएंगे पिताजी, और इससे विश्वास भी नहीं होगा कि मैंने बैलों को छोड़ा है, अन्यथा मैंने छोड़ा होता तो चिल्लाती क्यों? अर्थात सभी सस्पेंस दूर हो जाएगा, इसने बैलों को नहीं छोड़ा। इस तरह बैल भागने लगे और वह चिल्लाने लगे। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेकर
ले लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस अपरिचित मार्ग से आए थे उसका पता यहाँ न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। अब कई गांव को क्रॉस करते हुए बैल एक अनजान जगह पहुंचे। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म क्यों छोड़े। बैल का क्या धर्म है? खेती करना, हल चलाना। उसी तरह किसान का धर्म है क्या? अन्न उपजाना। यहां बैल अपने धर्म की दुहाई देते हुए कहता है, हमारा जब धर्म खेत जोतना है तो हम मनुष्यों को मारेंगे नहीं, बल्कि उनका खेत जोतेंगे, क्योंकि हमारा धर्म क्या है? खेत का जोतना। विद्यार्थी का क्या धर्म है? पढ़ाई करना। टीचर का क्या धर्म है? पढ़ाना। तो जब धर्म से आदमी विमुख हो जाता है, हट जाता है, तब वह जीवन में फेल हो जाता है। इसलिए हमको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। देखो बैलों के माध्यम से कैसे धर्म की दुहाई दे रहा है कौन? हीरा। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो वह किनारे हट गया। इस तरह पाठ का एक पोर्शन आज समाप्त हुआ।